एक रात की बात है। रात के 12 बज रहे थे। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और सड़क पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। ठंड का मौसम था तो कोहरे ने सब कुछ अपने आगोश में ले रखा था। सामने का भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। सड़क से दो मुसाफिर अपनी कार से शहर की तरफ जा रहे थे, लेकिन जैसे उनकी कार धबलपुर पहुंचती है, पता नहीं अचानक कहां से एक बिल्ली उनके गाड़ी के सामने आ जाती है और उसके बचाने के चक्कर में रोहन गाड़ी को दूसरी तरफ मोड़ लेता है और उसकी कार पेड़ से टकरा जाती है। गाड़ी से धुआं निकलने लगता है। दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। सुबह जब उनकी आंख खुलती है, वो दोनों खुद को एक सड़क पर पड़े हुए पाते हैं और उनकी कार जल चुकी थी, वो राख बन चुकी थी। उन दोनों को यह देखकर बहुत हैरानी होती है। विकास, कल रात जब हमारे कार की टक्कर हुई थी तो हम तो कार में थे ना, पर फिर हम कार से निकलकर बाहर सड़क पर कैसे आए? मुझे पता नहीं रोहन, ये सब कैसे हुआ। दोनों कई घंटों तक सड़क पर ही खड़े रहे कि काश उन्हें कोई मदद मिल जाए, पर वहां सुबह से एक गाड़ी नहीं गुजरी थी और उन दोनों को अब बहुत तेज भूख लगने लगी थी। रोहन, बहुत तेज भूख लग रही है, चलना आगे चलते हैं, कुछ मिल जाएगा, कुछ ढाबा वगैरह ही। ठीक है विकास, वैसे भी यहाँ खड़े होने का कोई फायदा नहीं है, कोई गाड़ी तो आ नहीं रही। दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और कई किलोमीटर दूर जाते हैं, पर उन्हें रास्ते में कोई दुकान या ढाबा नजर नहीं आता। दोनों की हालत खराब होती जा रही थी। उनके होंठ भी सूख चुके थे, लेकिन तभी उन्हें एक उम्मीद की किरण नजर आई। एक ढाबा नजर आता है। वो दोनों भागते हुए वहां जाते हैं। अरे कोई है क्या? हमें ढाबा पर खाना मिलेगा, बहुत तेज भूख लगी है। तभी ढाबे के अंदर से भूतिया सिपाही निकल कर आते हैं। उन्हें देख विकास और रोहन डर जाते हैं और वहां से तुरंत भाग जाते हैं, लेकिन थोड़ी दूर भागने पर ही वे चक्कर खाकर बेहोश हो जाते हैं और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को फिर उसी ढाबे पर पाते हैं और दोनों घबरा जाते हैं। हमें जाने दो, जाने दो, हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर तुम हमारे पीछे क्यों पड़े हो? तभी एक भूतिया सिपाही थाली में खाना लाता है और उन दोनों के सामने रख देता है। बहुत भूख लगी है ना तुम्हें, खाओ, इसे खाओ जल्दी। दोनों डर के मारे खाना जैसे ही खाने लगते हैं, वैसे ही वो देखते हैं कि उनकी थाली में किसी भूत का हाथ निकल रहा है और किसी का पैर और किसी की गर्दन। ऐसे ही उस थाली में से 3 भूतिया सिपाही निकलकर खड़े हो जाते हैं और उन दोनों को उनकी गर्दन से उठाकर टांग देते हैं। आज मौका मिला है, ऐसे ही जाने नहीं देंगे। तो विकास कहता है, तुम तो देशभक्त सिपाही की वर्दी पहने हुए हो, फिर तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो? हमने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। हमने तो सुना है कि देशभक्त बेगुनाहों पर हाथ नहीं उठाते, उनकी रक्षा करते हैं, फिर तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? तभी सामने ढाबे पर जो खाना बना रहा था, उन बर्तनों में से एक एक करके और भूतिया सिपाही निकलना शुरू हो जाते हैं और उनके पास खड़े होने लगते हैं और एक भूतिया सिपाही कहता है, बेगुनाह नहीं हो तुम, कसूरवार हो। तुम दोनों के बाप कर्नल वीर प्रताप और कर्नल चंद्र के कारण हमारी मौत हुई। यह सुनकर रोहन और विकास दोनों हैरान रह जाते हैं। रोहन कहता है, तुम हमारे पिता का नाम कैसे जानते हो? तो एक भूतिया सिपाही उसे बताता है, आज से 2 साल पहले हम सेना के जवान थे, पर एक दिन तुम दोनों के पिता हमारे पास आए और हमें बताया कि धवलपुर गांव में कुछ आतंकवादी घुस आए हैं और हमें तुरंत वहां से जाना होगा। हम भी तैयार हो गए और तुरंत धवलपुर के लिए निकल गए, पर बीच में तुम्हारे पिता ने हमें इस ढाबे पर रुकवा लिया और कहा, चलो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। सभी सैनिक भूखे थे तो हम सभी खाना खाने लगे, पर हमें क्या पता था कि तुम्हारे बाप देश के गद्दार हैं और उन्होंने हमें मारने का प्लान बना लिया है। तुम दोनों के बाप उन आतंकवादियों से मिल गए थे और उन्होंने हमारी जान के बदले उनसे मोटी रकम ली थी। सरकार को बताना पड़ेगा कि ये सैनिक कैसे मरे। वही बताने के लिए तो मुंह मांगी कीमत दे रहा हूँ। अब यह रखो और अपना मुंह बंद रखना। सरकार से कह देना कि ये सभी सिपाही बिक गए थे, आतंकवादियों से मिल गए थे और देश के लिए खतरा बन गए थे, इसलिए हमने मार दिया। तुम्हें मेडल भी मिल जाएगा और हमारा इंतकाम भी। उस ढाबे पर काम करने वाले सभी लोग आतंकवादी थे और उन्होंने अचानक से हम पर हमला कर दिया। हमें अपनी बंदूक उठाने का मौका तक नहीं दिया और इस तरह हम 25 जवान शहीद हो गए और तुम्हारे पिताओं ने हमें सरकार के सामने देशद्रोही और आतंकवादी साबित कर दिया और तब से हम और हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। इसलिए यहाँ इंसानों ने आना बंद कर दिया है, पर तुम आए और तुमने हमारी जान बचाई। पर जब हमने देखा तुम्हारे फोन में तुमने अपने पिता के साथ फोटो लगाई है तो हमारा सोया हुआ बदला जाग गया। अब तुम मरोगे जैसे तुम्हारे बापों ने हमें मारा। तभी रोहन कहता है, हमें नहीं पता था
कि हमारे पिता ऐसे लोग हैं। हम तो यही सोचते रहे कि वो देशभक्त हैं, पर असली देशभक्त तो तुम हो। हम तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने लाएंगे और तुम्हें वही इज्जत और सम्मान दिलवाएंगे जिसके तुम हकदार हो। हाँ, हम तुमसे वादा करते हैं, हमें एक मौका दो। सभी भूतिया देशभक्त सिपाही उन्हें एक मौका दे देते हैं और वो दोनों वापस शहर पहुंचकर सभी मीडिया चैनल को सच्चाई बता देते हैं और उस ढाबे पर भी लाते हैं जहां देशभक्त सिपाही की आत्माएं आज भी भटक रही हैं। भूतिया सिपाही अपनी जुबान से उन्हें असलियत बताते हैं और फिर दिन रात यही न्यूज चैनल्स पर चलती है। ऐसे बेटे हैं हमारी ही पोल खोल के रख दी। ऐसे बच्चों से तो ना होना चाहे, लेकिन वीर अब क्या करें, पूरा देश थूक रहा है हम पर। घर के बाहर लोग पत्थर मार रहे हैं, घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। अब क्या चारा है हमारे पास। पुलिस उन्हें पकड़ लेती है और उसी ढाबे पर ले जाती है जहाँ भूतिया सिपाही रहते हैं। देशभक्तों, तुम्हारे गुनहगार तुम्हारे सामने है, जो चाहे वो करो। तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम तो पुलिस हो। हम नकली पुलिस हैं। तुम्हारे बेटों ने हमें भेजा था तुम्हें यहाँ छोड़ने के लिए। तुमने जितनी बेरहमी से इन्हें मारा, इन्हें भी उनका मौका मिलना चाहिए। देशभक्तों, ऐसी खातिरदारी करो इनकी कि कभी भूल ना पाए। पुलिस वहाँ से चली जाती है और सभी देशभक्त सिपाही उन पर हमला बोल देते हैं और उनको खौलते हुए तेल में डाल देते हैं। वो चिल्लाते रह जाते हैं और उनके अंगों को अलग अलग करके उनको कढ़ाइयों में सेकते हैं और इस तरह अपना बदला लेकर उन्हें शांति मिल जाती है और वो ढाबा छोड़कर वहां से चले जाते हैं। पुलवामा के बॉर्डर से थोड़ी दूर पर एक घना जंगल बसा हुआ था जहां एक भयंकर भूत का बसेरा था। बॉर्डर के इर्द गिर्द बसे गांव वालों का मानना था कि वह भूत कोई और नहीं बल्कि फौजी करम सिंह है, जो अक्सर रात के अंधेरे में सरहद पर भटकता हुआ देशभक्ति गीत गुनगुनाया करता था। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, कितनी शांति है सरहद पर। भूतिया फौजी ऐसा बोल ही रहा होता है कि तभी किसी के कदमों की आहट सुनकर उसके कान खड़े हो जाते हैं। ये इतनी रात में आखिर कौन से देश का दुश्मन मेरी सरजमी पर चला आ रहा है? मुझे बिना देरी किए देखना होगा। फिर भूतिया फौजी सनसनाती सर्द हवाओं को अपनी बाहों में समेटता हुआ आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर सामने से चली आ रही चीनी सेना पर पड़ती है, जिन्हें जग्गा नाम का एक शख्स लिए चला आ रहा था। आप चिंता मत करो चीनी साहब, जग्गा जासूस सरहद के चप्पे चप्पे की जानकारी जानता है। सारे सैनिक इस घड़ी सो रहे होंगे, मौका भी है, दस्तूर भी। सुला दो ससुरों को मौत की नींद। अब देखो कैसे किम चैन इन सो रहे सैनिकों को स्वाहा करता है। चीनी सेना के कप्तान किम चैन की बात सुनकर भूतिया देशभक्त फौजी गुस्से से फुफकारता हुआ चक्रवात में बदलकर चीनी सेना के इर्द गिर्द मंडराने लगता है। इस भूतिया देशभक्त फौजी के रहते कोई भी दुश्मन भारत की सरजमी और सैनिकों का बाल बांका भी नहीं कर सकता। मगर आज इस सरहद पर मैं तुम चीनी सिपाहियों की चिता बिछा कर रख दूंगा। क्या हुआ, भूत को देखकर तुम चीनी सिपाहियों की छोटी छोटी आंखें बड़ी हो गईं? भूतिया फौजी को देखकर सभी चीनी सिपाहियों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और कप्तान किम चैन कहता है, अरे ये भारत के सिपाही के साथ सरहद पर भूत का बसेरा कब से होने लगा? सिपाहियों, देख क्या रहे हो? गोली दाग दो इस भूतिया देशभक्त सैनिक के सीने में। कप्तान किम चैन का फरमान सुनकर चीनी सिपाही भूतिया फौजी पर गोली बारूद से धावा बोल देते हैं। ये चाइनीज खिलौना मेरा खात्मा नहीं कर सकते, मगर अब देखो ये भूतिया देशभक्त क्या क्या करता है। चीनी सिपाहियों को चेतावनी देते हुए भूत मिंगू पर कूद पड़ता है। सर मुझे बचाओ, बचाओ वरना ये भूत मुझे मार डालेगा। देख ले किम चैन, तेरा चीनी सैनिक कैसे कपकपा रहा है। बोल मिंग्यू, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। ये सुनकर भूतिया फौजी उसकी गर्दन उखाड़ते हुए बोलता है, ले छोड़ दिया तुझे। चीनी दल के सैनिक मिंगू को मारकर भूतिया देशभक्त फौजी दांत पीसते हुए आगे बढ़ता है। खौफ से डरकर दुश्मन देश के सिपाही पीछे सरकने लगते हैं। भूत एक एक करके सभी सिपाहियों को दहशत भरी मौत देकर खुशी से दहाड़ता है। तभी सरहद के कैंपस में सो रहे सभी जवान जाग जाते हैं। अरे जग्गा, तू स्टैचू बनकर खड़ा क्यों है? इस वहशी दरिंदे को रोकने का उपाय बता। इसने मेरे सारे सिपाहियों को ढेर कर दिया, कहीं ये मुझे भी ना मार डाले। साहब, ये सिपाही करम सिंह का भूत है जो सरहद की रक्षा करता है। यू ब्लडी फ्रॉड, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? इस सरहद पर भूतिया फौजी का बसेरा है, तूने चीनी सिपाहियों के साथ चीटिंग की। किम चैन ऐसा कह ही रहा था कि सभी जिंदा जवान उसे घेर लेते हैं, मगर भूतिया फौजी को देखकर सभी सैनिक हक्के बक्के रह जाते हैं और भारत भूमि का कैप्टन बलविंदर
किम चैन को देखकर बोलता है, यह सब क्या चल रहा है? जग्गा कौन है? या गोरी चमड़ी वाला शख्स? हुजूर, मैं कुछ नहीं जानता। जग्गा को झूठ बोलता देखकर गुस्से में तमतमाया भूत उसे ताबड़तोड़ तमाचे जड़ते हुए कहता है, झूठ बोल रहा है ये, हर बार एक नया झूठ बोलता है। सच बता जग्गा, वरना तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। बताता हूँ। भूतिया देशभक्त सिपाही के खौफ से मांद कर जग्गा भारत के फौजियों के सामने अपना कच्चा चिट्ठा कबूल कर लेता है। नमक हराम गद्दार, अपने सरजमी की खबर दुश्मन को देते हुए तुझे शर्म नहीं आई? शुक्रिया मेरे दोस्त। कई जवान तो जीते जी ही चंद पैसों के लिए मुखबरी करने पर उतारू हो जाते हैं, मगर तुम मरकर भी देश की सेवा कर रहे हो। हम तुम्हारा परिचय जान सकते हैं जवान? मैं वह डूबा हुआ सूरज हूँ जो कल तक सिपाही करम सिंह कहलाता था। करम सिंह सरहद पर सरफरोश सिपाही था, जिसने बड़े बड़े जाबाजों को जंग में धूल चटाई थी। क्या बात है कैप्टन करमवीर, हर बार की तरह आपने इस बार भी भारत की भूमि का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। सैनिक शमशेर सिंह, वह जवान ही क्या जो देश की आन बान शान न बढ़ाए। चारों ओर फौजी करम सिंह के बहादुरी का बिगुल बज रहा था। सरहद के सभी सैनिक खुश थे, मगर ये खुशी दुश्मनों की खबरी जग्गा के मन में खल रही थी। जितना जश्न मनाना है मना लो, क्योंकि आज रात इस सरहद पर खुलेआम मौत का तांडव होगा। सूरज ढलने के साथ सरहद के चारों ओर रात का अंधेरा छा जाता है और दुश्मन का दल सो रहे सैनिकों को मार देते हैं। जासूस जग्गा करम सिंह को वीडियो में जकड़ लेता है। क्यों करम सिंह, बहुत नाज है ना तुझे तेरे बाजुओं पर, अब क्या हो गया? एक बार मुझे वीडियो से बाहर निकाल, कसम है मुझे भारत माता की, इस बार तेरी जान बख्शने की भूल नहीं करूंगा। अरे फौजी साहब, बेड़ी में बंधकर भी तुम्हारा फुफकारना कम नहीं हुआ, अब तो घुटने टेक दो। शर्म कर जग्गा, चंद पैसों के लिए अपनी जमीन को इन दगाबाज पाकिस्तानियों के हाथों बेच दिया। हमें दगाबाज कहता है, बूंद डालो उस कमीने करम सिंह को।